हेलो एवरीवन, आप सभी का बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी, आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमने हमारी पिछली कक्षा में देखा था कि एनसीईआरटी की नई सीरीज़ हमने लॉन्च करी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने समझा था कि हम कौन कौन सी एनसीईआरटी आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम चीज़ों को हैंडल करेंगे, एनसीईआरटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के साथ हम क्या पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। ये सारी बातों को हमने हमारी पिछली क्लास में जाना था। आप में से जिन विद्यार्थियों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आप उस क्लास को पहले देखिए ताकि आपके हर एक डाउट वहाँ से क्लियर हो सके। तो बच्चों, आज की हमारी ये क्लास उसी कक्षा को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ही हम ये क्लास स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कक्षाएं यूपीएससी, एमपीपीएससी और स्टेट पीएससी के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये कक्षाएं उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी व्यापम के एग्ज़ाम हो। आपके लिए ये कक्षाएं बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगी। आपने इसके पहले भी कई कक्षाएं देखी होंगी एनसीईआरटी की, लेकिन इन कक्षाओं को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आपको यहाँ पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊँगी बच्चों। मैं आपको पीडीएफ से ना पढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों। हालांकि मैंने आपको ये चीज़ अपनी पिछली कक्षा में भी क्लियर कर दी थी कि हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ही क्यों पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ आज नए जुड़े होंगे, उनके लिए मैं वापस से ही बताने जा रही हूँ कि हम ज्योग्राफी से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ज्योग्राफी से स्टार्ट करने के पीछे हमारा बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो ये ज्योग्राफी है ये हमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इन सब का बेस बनाएगी। कैसे? जैसे कि आप हिस्ट्री में कई प्लेसेस पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ईरान के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में जहां हमारा व्यापार हुआ करता था, ठीक है, और अन्य देशों के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस पृथ्वी के अंदर ये कहाँ लोकेट करते हैं, कहाँ पर इनका लोकेशन है, इनकी जलवायु कैसी है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, ये सारी बातें आपको ज्योग्राफी से ही क्लियर होगी। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें ज्योग्राफी आपकी हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास को चालू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये क्लास किस एनसीईआरटी से स्टार्ट होने जा रही है। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, इसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये कैसे बनी, कहाँ से आई, है ना, ये सारी बातें हम जानेंगे। ठीक है, क्या पृथ्वी ग्रह है कि यह खगोलीय पिंड है कि नहीं, है ना, इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। वही हम आज कक्षा 6वीं के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, उससे हमारी कक्षा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि हम इस अध्याय में क्या क्या जानेंगे। तो बच्चे देखिए, हम इस अध्याय में सर्वप्रथम जानेंगे कि नए चंद्रमा की रात्रि क्या है, पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है, तारे क्या है, ग्रह और उपग्रह क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, उल्का उल्कभ क्या है ना, और नक्षत्र मंडल क्या है, और अर्सा मेजर क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे बच्चों।
ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हम कक्षा छठवीं का अध्याय 1 करने शुरू करने जा रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज़, 1 सेकेंड बच्चों। ओके, तो मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी है, तो आप भी आपको भी ये जानने में उत्सुकता हो रही होगी कि भाई नए चंद्रमा की रात्रि क्या है, पूर्णिमा आपको पता होगा, लेकिन आप इसमें नई बातें जानेंगे। अमावस्या के बारे में आपको पता होगा, लेकिन इसके बारे में आप जानेंगे तारे क्या है, ग्रह उपग्रह क्या है। बच्चों में इस कक्षा की एंड होते होते मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगी कि ये इससे कोई PYQ आया है या नहीं, है ना, ये चीज़ें मैं बताऊंगी। यूपीएससी में कई बार इसके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो आप लोग को वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। यूपीएससी हो चाहे MP PSC हो चाहे कोई भी स्टेट PSC हो, उनमें बहुत से क्वेश्चंस इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम जानते हैं हमारी सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। आइए 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए सौर मंडल में पृथ्वी। सबसे पहले आप ये देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चों मैं आपको यहाँ पे कोई भी PDF नहीं दे रही हूँ, है ना, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाने जा रही हूँ। ठीक है, नोट्स बनवाऊंगी। तो आपके मन में ये भी होगा कि नोट्स कैसे बनाएं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, ठीक है, चाहे वो लाइनिंग वाली हो या फिर ब्लैंक हो, ठीक है। एक पेन आपके पास होना चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट पेन के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे नोट्स अट्रैक्टिव दिखते हैं बच्चों, और आप जब भी उन्हें पढ़ेंगे आपके मन को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप उन्हें बहुत आसानी से उन्हें पढ़ पाएंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। आपकी नोटबुक है, नोटबुक का फर्स्ट पेज आप ओपन करेंगे। ये आपका फर्स्ट पेज है A4 साइज का। ओके, वहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डालेंगे ज्योग्राफी। ओके, ठीक है, क्लास डालेंगे, क्लास 6, है ना, और ये नीचे आपका इंडेक्स डालेंगे, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, फिर आप क्या करेंगे, आपकी सेकंड पेज को ओपन करेंगे, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ बीच में जो भी कंटेंट मैं आपको लिखवाऊंगी, जो भी नोट्स मैं आपको बनवाऊंगी, चाहे वो फ्लो चार्ट्स के थ्रू हो या फिर डायग्राम हो या जो भी मैं आपको बताने जाऊंगी, वो आप यहाँ नोट करेंगे। ओके बच्चों, ये जगह हमने करंट अफेयर के लिए, है ना, या भी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कभी आपके सामने आ जाए, उसके लिए हमने ये प्लेस छोड़ी हुई है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ आने से पहले हम अपने इंडेक्स को नोट कर लेते हैं। तो आप अपनी अपनी कॉपियों का फर्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, वहाँ पे लिख लीजिए ज्योग्राफी क्लास 6, है ना, नाम लिख लीजिए पृथ्वी हमारा आवास, और नीचे उसका इंडेक्स नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपने एक बार ये NCERT को अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके बाद में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है, तो अभी हम करते हैं, 1 सेकेंड, 1 मिनट। तो आप लोगों ने लिख लिया, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। तो बच्चों अब आप इंडेक्स की जगह पे लिखिए, मैं इसे जूम कर देती हूँ। सबसे पहले आप डालिएगा सौर मंडल में पृथ्वी। सेकंड चैप्टर आप डालिए ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जिसमें आप जानेंगे कि हमारे भारत के लोकेशंस कहाँ हैं, ठीक है, और भी चीज़ों के आप, और अन्य देशों के लोकेशंस क्या है, समय कैसे हैं, है ना, इन सारों के बारे में आप जानेंगे इन कक्षा में। पृथ्वी की गति, घूर्णन गति, है ना, परिक्रमण, है ना, सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे।
फिर आता है मानचित्र, चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। फिर आप देखेंगे 5th चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। 6th चैप्टर आप देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 7th चैप्टर आप देखेंगे हमारा देश भारत। और हमारा 8वां चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य वन्य प्राणी। बच्चों, ये मैंने जो कंटेंट लिया है डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया है ना। आप लोग को बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको बुक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, या फिर अपने ऐप पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। ओके, अब सेकंड चीज ये होगी आपकी। तो आगे बढ़े हम लोग। आप लोग नोट कर लिया है। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई डन, यू डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है? क्या है? 1 सेकेंड। सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो सौर मंडल में पृथ्वी है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों देखिए, सौर मंडल को हम जब ब्रेक करते हैं तो पता चलता है कि सूर्य, मेरे साथ आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। चैप्टर नंबर 1 डालिए, वहाँ डालिए सौर मंडल में पृथ्वी और आगे बढ़िए। लिखिए कि सौर मंडल क्या है, पहले आप देख लीजिए। सौर मंडल क्या है? सूर्य और अन्य ग्रहों का मंडल, अन्य ग्रहों का मंडल, ओके, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। मंडल का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपके स्टेट में संभाग होते हैं, जैसे कि एमपी में मैं आपको बताऊं जैसे ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग, उसी तरह मंडल होता है। और ये जो सौर मंडल है वो सूर्य और अन्य ग्रहों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जो सूर्य और अन्य ग्रहों से मंडल जो मिलकर बना है, उन्हीं ग्रहों में एक आती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। इसी के बारे में इस अध्याय में हमें बताया गया है और हम वो सिर्फ चीजें जानेंगे। पृथ्वी क्या? पृथ्वी जैसे बुक का ही नाम है, पृथ्वी हमारा आवास, है ना। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके बच्चे, तो आपने इतना नोट किया कि सौर मंडल क्या? सूर्य और अन्य ग्रहों का मंडल, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में? पृथ्वी यानी कि हमारे आवास के बारे में जानेंगे, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे चैप्टर पर। एक मिनट जी, ठीक है। मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, 1 सेकेंड। क्या हमने जान लिया कि सौर मंडल में पृथ्वी का क्या मतलब है? ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों। अब देखिए इस डायग्राम को आप देखिएगा, यहाँ देखिए आप लोग कि ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और ये रही हमारी पृथ्वी। तो हम, और ये रहे अन्य ग्रह जिससे मिलकर बना हुआ है हमारा सौर मंडल, ठीक है, जिससे मिलकर क्या बना है हमारा सौर मंडल। इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या लिखा है पढ़िए। कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, ठीक है।
तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ा। अब इसमें हमने क्या चीज़ें देखी वो आपको बताती हूँ। इसमें क्या बता रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद में जो आकाश है, सबसे पहला हमारा की पॉइंट क्या हुआ, सूर्यास्त। ठीक है, क्या है हमारा की पॉइंट, सूर्यास्त। 2 मिनट मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, थोड़ा इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। क्या है, सूर्यास्त के बाद आकाश है ना में क्या होता है कि 1 या 2 चमकते हुए बिंदु यानी कि तारे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात्र बढ़ती जाती है इनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है बच्चों। ठीक है, फिर क्या होता है कि हमारा, जब आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, आप छत पे जाते हैं और आप जैसे देखते हैं वैसे वैसे आपको क्या दिखता है कि छोटे छोटे बिंदु से तारे पूरे आसमान को भर देते हैं। कुछ इसमें से चमकीले दिखाई देते हैं आपको और कुछ धुंधले से दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ टिमटिमाते भी हैं और कुछ क्या होती हैं, टिमटिमाते हैं लेकिन अन्य इनसे अलग होते हैं। ठीक है, और कुछ चंद्रमा के समान होते हैं। ठीक है, तो आओ हम नोट्स बनाते हैं हमारे कि हमारे लिए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। रुकिए 1 मिनट, मैं थोड़ा साइड कर लूँ इसको लिखने के लिए। मुझे स्पेस चाहिए बच्चों, इसलिए मैं छोटा करूँ, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। आप यकीन मानिए आपकी क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होगी और आपने आज तक ऐसी क्लास कहीं नहीं देखी होगी बच्चों। ठीक है, तो आप थोड़ा धैर्य बनाते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखिएगा सूर्य अस्त के बाद। 1 सेकेंड, कहीं पे कुछ क्लिक हो गया है। ठीक है, लिखिए सूर्य अस्त के बाद। ओके, एरो लगाइए नीचे, कहाँ पर, आसमान में। आसमान में क्या हो रहा है कि असंख्य तारे, असंख्य तारे जिसमें क्या है, सबकी 1 सेकेंड, सबकी चमक अलग अलग है ना, और सबकी ऊर्जा और दूरी भी अलग 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 अलग। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल भी रही हूँ। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो क्या हुआ कि सूर्यास्त के बाद जब आप आसमान में देखते हैं, 1 सेकेंड, तो क्या होता है कि आसमान में देखते हैं तो असंख्य तारे है ना, जहाँ पे क्या होती है, सबकी चमक अलग अलग होती है और सबकी ऊर्जा और दूरी अलग अलग होती है। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, मैं इसे रफ कर रही हूँ कि मेरे पास स्पेस नहीं है और आपको मैं आगे समझाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, जो आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि हमने क्या किया हो, जैसे ये बोल रहे हैं ना अलग अलग टिमटिमाहट, जैसे कई कई टॉर्च रखी हो और सबके कलर क्या हो, अलग अलग हो, है ना, सबके कलर्स क्या है, अलग अलग हो। ठीक है, और ये सब क्या हो, अलग अलग दूरी पे रखी हो। इसी प्रकार आसमान में आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है ये। इन चमकती वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अब आपका एक की पॉइंट क्या आ गया है यहाँ पर, ये की पॉइंट आ गया है आपका यहाँ पर, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा, देखिए चंद्रमा। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग आकार अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद
आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या जानेंगे। तो हम इसमें अभी 3 चीज़ों के बारे में जानने जा रहे हैं। पहला पूर्णिमा, दूसरा अमावस्या और नए चंद्रमा की रात्रि क्या है। तो आप नोट करते चलिए मेरे साथ। चंद्रमा है ना, क्या बोला कि जो चंद्रमा है वो क्या है, तो चंद्रमा की जो अवस्थिति है, चंद्रमा की अवस्थिति अलग अलग, क्या है, अलग अलग। ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्यों है, तो भाई ये अवस्थिति अलग अलग कब है, तो अलग अलग दिन पर, अलग अलग दिन। ठीक है, फिर अब उसने क्या बोला, इतना आपने नोट किया, अलग अलग दिन, चंद्रमा की जो अवस्थिति होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब मैं रब करती हूँ इसको। फिर आता है आपका दूसरा की पॉइंट, वो क्या है, पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा का क्या है कि क्या होता है, चांद का या चंद्रमा का एक भाग पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूर्ण रूप से दिखाई। ठीक है, पूर्ण रूप से दिखाई। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और ये कब होता है, ये 1 महीने में आप एक बार देख पाते हैं। क्या, 1 मंथ में एक बार, 1 माह में ऐसा आपको होता प्रतीत होता है। अब देखो, आपको यहाँ आप सोच रहे हमें तो पता है पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, वो लिखा है एक भाग। क्या लिखा है, एक भाग। ठीक है, भाग, 1 मिनट करो, क्या है, भाग। ठीक है, भाग। तो ये एक भाग क्यों लिखा है मैंने, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया, अब समझिए। देखो बच्चों, ये क्या है, चंद्रमा है ना। अभी चंद्रमा जो है वो क्या है, गोल है ना। इसका आगे का भाग हमको दिखाई देता है, लेकिन ये क्या हम इसके पीछे का भाग देख पाते हैं, नहीं। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 1 मंथ में एक बार चंद्रमा का एक भाग को पूरी तरह देख पाते हैं, और उस रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाते। तो 15 दिन के बाद आप इसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो बच्चों क्या आता है 15 दिन के बाद में, अमावस्या। ठीक है, अमावस्या। तो अमावस्या के दिन क्या हो रहा है, तो अमावस्या के दिन ये हो रहा है, 1 मिनट, क्या हो रहा है अमावस्या के दिन, चांद क्या होता है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है ना। हमारा जो चंद्रमा है हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। पेन सेट कर लूं, चंद्रमा दिखाई नहीं। ठीक है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जिस रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या या नए चंद्रमा की रात्रि। क्या कहते हैं, या नए चंद्रमा की रात्रि। इसी अमावस्या को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, नए चंद्रमा की रात्रि। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जैसे कि बच्चों आप लोग को पता ही होगा कि हमारे जो समय है, हमारा जो समय है वो रात के 12 बजे के बाद ही बदलता है। तो अमावस्या के रात को 12 बजे के बाद जब समय बदलता है तो उसी दिन से नया चंद्रमा बनना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि। तो आपको क्लियर हो गया। और दूसरी बात एक और आपको बता दूं कि अमावस्या कब आती है, तो पूर्णिमा के 15 दिन बाद, है ना। ठीक, ये हो गया आपका। आप ये नोट कर लीजिए। मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, है ना। ठीक है, आपके पास तो कॉपी, आप लिखते चलिए, आपके नोट्स बनते चल रहे होंगे। और देखिएगा आपके पास जब ये नोट्स होंगे ना तो आपको इस बुक को फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। आप लोगों ने लिख लिया, मैं रब कर रही हूँ। ठीक,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है वो, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर लेंगे। आज जब भी अमावस्या की रात हो ना, तो आप जाइएगा, पूर्णिमा के जाइएगा, छत पे जाइए और आप अपने आसमान को देखिए। आपको वहां से कई डाउट क्लियर होंगे। आपको लग रहा होगा ना बच्चे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, नहीं, जब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं ना, तो हम वही फंस जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बारीक बारीक चीजों को क्लियर करते चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है। क्या क्वेश्चन बन गया यहाँ पर हमारा एक, कि चंद्रमा, क्या बना, कि चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। नोट करो, आप लोग क्वेश्चन को नोट करो। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं देख पाते। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हम इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। 1 सेकेंड। देखिए बच्चों, बताती हूँ मैं आपको क्यों नहीं देख पाते। देखो, मान लो कि ये एक स्ट्रीट लाइट है। ठीक है, ये खंबा है ना, और ये लाइट जल रही है। ठीक है, और ये एक सड़क है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना, आप भी है यहाँ पर, ये आप ही हैं। ठीक है, और ये आपकी फ्रेंड है। ठीक है, आप दोनों घूमने निकले हैं, मस्त रात है, चंदा मामा भी है यहाँ पर हमारे, है ना, और रात हुई हुई है। आप चले जा रहे हैं, मस्त सुहावना मौसम है ना, आपको ये लाइट जलती दिख रही है ना, बढ़िया अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ये चंदा मामा जाते हैं, है ना, ये गए, सुबह हो गई है भाई, और क्या आता है, क्या आता है, हमारे सूरज चाचा आते हैं। तो क्या करते हैं, इनका जो प्रकाश होता है ना बच्चों, वो इतना तेज होता है कि वो इस स्ट्रीट लाइट जो कि दिन में भी जल रही है, उसके प्रकाश को ढक देता है, जिस वजह से ये हमें चमकते हुए नहीं दिखाई देते। ओके, ऐसा देखा होगा ना, नोटिस किया होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ आप इन चीज़ों को सोचो। अगर आप सोचोगे ना, तो आपको खुद आपको आंसर मिल जाएगा चीज़ों का। तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, और आपको हो सकता है ये पता हो, और आपको मतलब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं हो, लेकिन अब आपके माइंड में ये बात क्लिक हो रही हो। ठीक है, बस यही रीज़न है कि भाई हमारे सूर्य का जो प्रकाश है वो अत्यधिक होता है, जिस वजह से हमें जो वस्तुएं रात में चमकती हैं वो दिन में भी चमकने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है ना, अब उसके आंसर नीचे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना नोट करेंगे कि क्या, कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, बस इतना। ठीक है, रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते। और एग्जाम्पल के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो आप वो स्ट्रीट लाइट वाला एग्जाम्पल डाल लीजिएगा। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है वो, सब अब क्या देखिए यहाँ पे, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, तो आपका अब नेक्स्ट की पॉइंट क्या हो गया है, खगोलीय पिंड। जो जो हमने बताया था ना आपको, उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब आप नोट करिए, क्या लिखेंगे, खगोलीय पिंड। मैं इसको छोटा कर लूँ। ठीक है, लिखिए, क्या, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कह रहे हैं हम, क्या, कि रात के समय आसमान में चमकती हैं, क्या, वस्तुएं रात में चमकती, कहाँ, आसमान में। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे सूर्य,
चंद्रमा, ग्रह, ग्रह में आप तारे वारे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपने जान लिया खगोलीय पिंड क्या है, कि रात में चमकती है आसमान में। वे सारी वस्तुएं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, ठीक है, वे क्या है, खगोलीय पिंड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ कर रही हूँ मैं, आपको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है, अब हम खगोलीय पिंड के बारे में आगे लिख रहे हैं। आप लोग को मैं एरो बनवा के लिखवाऊंगी, आप लोग नोट करिएगा। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। ठीक है, और सूर्य भी एक तारा है। की पॉइंट क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से, खगोलीय पिंड के बारे में, बड़ा आकार, गर्म, गैसों से बने, और ऊष्मा, किसका, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश, और क्या, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और ये क्या, तारे होते हैं। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैडम जो अपनी खुद का ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वही खगोलीय पिंड है? तो आप आगे जाके देखेंगे बच्चों कि, एक मिनट, मैं बताती हूँ आपको, कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होंगे जो प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते होंगे, लेकिन वो खगोलीय पिंड है। ठीक है, वो दूसरों के प्रकाश से उत्सर्जित हो रहे होंगे। तो हम आगे अपने नोट्स को बढ़ाते हुए हम लिखते हैं, आप लोग भी नोट करते चलिए मेरे साथ। क्या, कि जो आपने लिखा था खगोलीय पिंड लिखा था आप लोगों ने, है ना, उसी से एरो निकालिए और लिखिएगा। क्या, अब जो कुछ खगोलीय पिंड क्या है, तारे, है ना। अब तारे हैं, क्या है, तारे। अब इन्हें तारे कब कहेंगे, तो कंडीशन देखिए, क्या है तारे कहने का, बड़े आकार के होते हैं। 1 सेकेंड, बड़े आकार प्लस गर्म, फिर गैसों से बने, ठीक है, ऊष्मा प्लस प्रकाश स्वयं का, ठीक है। और क्या करते हैं, और ये ऊष्मा, जिसका स्वयं को ऊष्मा प्रकाश हो, और ये इस चीज को उत्सर्जित करते हो। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, तारे। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है क्या, कि सूर्य भी क्या है, तारे हैं, तारा ही है। क्यों, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश है, ये आकार में ही बड़ा है, गर्म है, और ये गैसों से मिलके बना है। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, कि सूर्य किन गैसों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, गूगल पे सर्च करिएगा और मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चंस के आंसर के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में चर्चा जरूर करेंगे बच्चों। क्लियर है आप लोग को, तो समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं? ओके, चलें आगे। चलिए चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वाले पेज पर। थके तो नहीं आप लोग? भाई थक भी गए हो ना, तब भी पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को ऐसा नहीं है कि आराम से अपनी जॉब चाहिए, जॉब सबको चाहिए ना। तो बस पढ़ते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। आपकी कक्षाएं तो ऐसे करवा देंगे ना बच्चे, कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम एक बार अपना रिवीजन कर लें। देखो मैंने उस पेज को बंद कर दिया है, और आप लोग भी मेरे साथ बोलते चलिएगा क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने देखा कि सूर्यास्त के बाद में आसमान में कई तारे होते हैं, है ना। क्या आप उन तारों को गिन पाते हैं? नहीं गिन सकते, भले कितनी भी कोशिश करके देख लेना। ठीक है, चलो मजाक कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्या, ठीक है, ये हमने देखा कि असंख्य तारे होते हैं, सबकी जो टिमटिमाहट है एक जैसी नहीं होती है, कुछ चंद्रमा के समान होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि चंद्रमा क्या है, बोलो।
आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा कि चंद्रमा क्या करता है ना, हर दिन अपनी अलग अलग अवस्थिति में होता है। अलग अलग अवस्थिति मतलब कभी वो पूरा दिखता है, कभी वो थोड़ा दिखता है ना, ऐसे। और कभी कभी क्या होता है ना, आपके जो फ्रेंड्स होंगे या कुछ लड़के बोलते हैं ना लड़कियों को, क्या कि तुम मेरी चांद हो, है ना। तो भाई उनकी बातों में विश्वास मत करना, उनसे बोलना मैं कोई चांद वांद नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बदलती नहीं है, जैसे है वैसे ही है। तो उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन फैक्ट बता देना, अब वो आपको ऐसा ना बोले, ठीक है। आप चंद्रमा नहीं है, ठीक, आप सूर्य हो सकती हैं, ठीक। तो हमने देखा क्या कि जो चंद्रमा है वो दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, अपनी आकृति को बदलता रहता है, जिस वजह से एक दिन ऐसा आता है कि उसका एक भाग हमारे सामने पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद क्या होता है, तो अमावस्या आती है, जिस दिन हमें चंद्रमा या हमारे चंदा मामा बिल्कुल दिखाई नहीं देते, है ना। और उसी रात्रि को हम नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। फिर हमने देखा कि भाई ये जो चमकते हुए तारे दिख रहे हैं ना हमको, ये हमें दिन में भी देखने हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। तो फिर एक अंकल आके बताते हैं, अरे बच्चों कहाँ दिखाई देंगे, क्यों कि आपके सूर्य सूर्य चाचा है ना, ये किसी की चल ही नहीं देते हमारे आगे, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। फिर हम आगे बढ़े वहाँ से कि भाई हम खगोलीय पिंड के बारे में तो जाने कि वो क्या होते हैं। तो हमने आगे क्या जाना कि जो खगोलीय पिंड है वो क्या है, तो वो वस्तुएं जो रात में चमकती हैं सॉरी बच्चों, वो क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, चाहे वो सूर्य। अब आप बोलेंगे रात में सूर्य तो नहीं चमकता, पर ऐसा नहीं है, सूर्य तो अपने स्थायी जगह पर, वो दिन भर चमकता है, वो सबको अपना प्रकाश दे रहा होता है, ओके। इसलिए सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह इसके अंतर्गत आते हैं। खगोलीय पिंड के बारे में हमने आगे देखा कि भाई कुछ खगोलीय पिंड तारे होते हैं। वो तारे कैसे होते हैं, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, तो गैसों से बने होते हैं, ठीक है। इनकी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जिन्हें ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और दूसरों को अपना प्रकाश भी देते हैं, ठीक। थर्ड चीज क्या कि आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, उसी में से एक हमने पढ़ा वो है सूर्य। क्लियर? देखो कितनी जल्दी हमने रिवीजन कर लिया है, 2 बार हो गया आपका। और अब आप नेक्स्ट टाइम जब आप सोएंगे उसके पहले अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये भी रिवाइज हो जाएगा बच्चों, फिर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और बुक भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपसे बोला है बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी तबीयत थोड़ी खराब है बच्चों, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता होगा ना कि आपने जब भी आसमान में कभी देखा होगा तो आपको कुछ तारे दिखाई दे रहे होते, कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ तारे नहीं है, बस ये है कि उनकी जो दूरी है वो हमसे, जो तारे हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी अपेक्षा और अधिक है, जिस कारण हम ना तो उनके ऊष्मा को देख पा रहे हैं, ना ही उनके प्रकाश को देख पा रहे हैं, ना ही उन्हें महसूस कर पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे आप लोग को मेरी ये बात समझ में? ठीक, आगे बढ़े। चलिए आपने अवश्य ध्यान, अब देखो इसका एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है हवाई जहाज का। तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा ना कि आप नीचे बैठे हुए देखते हैं कि हवा जो अपना हवाई जहाज है वो कितना सा दिखता है, इतना सा दिखता है, इतना सा, है ना। ये देखो इधर, है ना, इतना बड़ा ही दिखता है। तो क्या इतना बड़ा है? नहीं, इसका साइज बहुत बड़ा है बच्चों। ये ऐसा है, ऐसा, तभी तो इतने सारे पैसेंजर्स यहाँ बैठे होते हैं। और आप लोग तो क्या इतना यहाँ बैठे, आपको इतना सा ही दिख रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं है। सेम ऐसे ही हमारे कई तारे हैं और कई ग्रह भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। आगे बढ़े, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, ठीक। बस अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप क्या कहते हैं सभी तारों को देख सकते हैं, तो नहीं, कारण क्योंकि वो अत्यंत छोटे होते हैं। मैं आपको लिखवा देती हूँ एक पॉइंट, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। क्या सभी तारे हम देख सकते? तो इसका आंसर होगा नहीं, और कारण
अत्यधिक दूरी अधिक दूरी। और सेकंड कारण क्या है इसका? हाँ, बस यही है, एक ही है कि अत्यधिक दूरी होने के कारण नहीं देख पाते। और क्या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, हम देख सकते हैं, और एक ये भी हो सकता है कि क्या हम उनकी ऊष्मा को, क्या हम सभी तारे की ऊष्मा या प्रकाश, है ना, महसूस कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है नहीं। कारण अत्यधिक दूरी। ओके बच्चों, क्लियर? रब कर दूं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक, हमने पढ़ लिया, समझ लिया, आप लोग को भी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। तो हमारा टॉपिक क्या हुआ? नक्षत्र मंडल। ठीक, देखो डालो, नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल में डालिए, क्या लिखा, क्या हो रहा है कि रात्रि में तो हो ही रहा है ना, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के समूह, कौन से? अलग अलग तारों के समूह, अलग तारों के अलग अलग भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, अलग अलग समूह। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अलग अलग समूह बनाई अलग अलग आकृति। ठीक है, तो क्या नक्षत्र मंडल किसे कह रहे हैं हम? तारों के समूह द्वारा तो समूहों के अलग, तारों के अलग अलग समूह बनाई गई अलग अलग आकृति। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आपसे अगर कोई ऐसा पूछ ले कि भाई नक्षत्र मंडल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बस एक की पॉइंट क्या है, तारों के अलग अलग समूह अलग अलग आकृति। क्लियर? आ गई बात समझ में? अब देखो मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम में ये चीज दिखाती हूँ। देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये एक समूह है। ठीक है, ये भी नक्षत्र मंडल है। ये बारीक ये आपको छोटी छोटी चीजें दिख रही है, ये भी एक नक्षत्र मंडल है। ये दिख रहा है, ये भी एक नक्षत्र मंडल है। और ये जो छोटी छोटी चीजें आपको ये तारे दिख रहे हैं, इनका समूह भी मिलकर अलग अलग नक्षत्र मंडल बनाता है। इसका मतलब क्या कि नक्षत्र मंडल कई हो सकते हैं। एक पॉइंट ये भी है, क्या हम क्या आकाश में एक ही नक्षत्र मंडल है? तो नहीं, नक्षत्र मंडल अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए सप्त ऋषियों वाला है ना, ये पूरा है। ठीक है, ये क्या है? एक नक्षत्र मंडल, क्योंकि 7 तारे मिलकर एक आकृति का निर्माण कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे यही पढ़ा है कि क्या विविध आकृतियों का निर्माण करते हैं, वही नक्षत्र मंडल होते हैं। तो सप्त ऋषि भी क्या है? नक्षत्र मंडल है। अब देखिए इसमें आगे दिया भी है, क्या बोलता है ये? क्या बोलता है तू? तो देखो क्या बोलता है ये कह रहा है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो जहां आपने लिखा नक्षत्र मंडल, उसी में ऐड कर लीजिए अर्सा मेजर और बिग बियर। जहां आपने लिखा है, सॉरी मैं छोटा कर देती हूँ, नक्षत्र मंडल है ना, वहीं आप कर लीजिए अर्सा मेजर या बिग बेयर, है ना। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, यहाँ सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत, मतलब इन्हें 7 संत भी बोलते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। कौन? सप्त ऋषि जो है वो कौन से नक्षत्र मंडल का भाग है? तो जो अर्सा मेजर जो कि एक नक्षत्र मंडल है, इसका भाग क्या है? कौन? सप्त ऋषि इसका
यानी कि 7 तारों का समूह, ठीक है, समूह। इसका भाग है, किसका? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको तो एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सप्तऋषि है वो किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो उसमें कई नक्षत्र मंडल के नाम आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्सा मेजर का भाग है। अभी देखिए, हो सकता है कि वन लाइनर में जो वन लाइनर वाले एग्जाम होते हैं उसमें आए, बाकी अगर आप यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट के तौर पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे दिखाऊंगी कि क्वेश्चन आया भी है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि आपको दिख रहा होगा, ये है सप्तऋषि, ठीक, ये क्या है? आपके सप्तऋषि है। अब देखिए क्या बोल रहा है। आप अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह और नक्षत्र मंडल को दिखाए। कहिएगा अपने घर वालों से, ठीक है। फिर वो आपको 2-3 थप्पड़े मारेंगे, सब तारे वारे सब दिख जाएंगे। मजाक कर रही हूँ, ठीक। तो आप खुद ही देख लीजिए, आपको खुद दिखेगा। आज जाइएगा और देखिएगा कि आपको सप्तऋषि दिखाई दे रहा है ना। ये सप्तऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यही आपके ध्रुव तारे के बारे में बताएगा। अब देखिए, एक बार क्या होता है कि मुझे क्या रास्ते का, मैं क्या भटक गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या नहीं, जंगल का एरिया था, तो अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मुझे क्या, मैंने क्या एनसीईआरटी पढ़ रखी थी ना, तो उसमें मुझे ध्रुव तारे के बारे में पता चला था। किसके बारे में? ध्रुव तारे के बारे में। तब मुझे पता चला कि जो ध्रुव तारा होता है ना, वो क्या होता है, सप्तऋषियों के उत्तर दिशा में, मतलब सप्तऋषि से को मिलाते हुए एक आकृति ड्रॉ करूं और उसके सीध में देखूं तो मुझे वहां पे ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा। तो मैंने फिर ऐसे ही किया कि भाई जहाँ सप्तऋषि, पहले आसमान में देखा और मुझे जहाँ सप्तऋषि दिखे वहाँ मैंने देखा, उसके से अपनी आंखों की सीध मिलाई, मुझे जहाँ सूर्य ध्रुव तारा दिखा उस दिशा में ऐसे मैं चलती चली गई। मुझे पता चल गया कि ये उत्तर दिशा है और ये कहाँ होगा। जब तो मुझे पता ही है कि जब हम ऐसे करते हैं तो ये नॉर्थ हो, तो ये ईस्ट होगा हमारे दाएं हाथ पर, और वेस्ट होगा हमारे बाएं हाथ पर, ठीक है। तो इससे मुझे अपनी दिशा का ज्ञान हो गया। तो आपका एक ये क्वेश्चन कि ध्रुव तारा आपका दिशा निर्धारण में बहुत हेल्प करता है। और अभी यूपीएससी में 2012 में आई थिंक या 16 में ये क्वेश्चंस भी आया था, वो भी कहानी के तौर पे ही आया था, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि नक्षत्र मंडल, सॉरी, ध्रुव तारा क्या, आगे ये लोगों ने बताया। हाँ, क्या? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा है आपका, वो किसको बता रहा होता है? उत्तर दिशा को बताता है। इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब देखिए, लिखिए, क्या लिखेंगे? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ठीक। कहाँ मिलता है आपको? उत्तर दिशा। पहला की पॉइंट, उत्तर दिशा। किससे ढूंढ सकते हैं? तो सप्तऋषि की सहायता से पहचान। थर्ड पॉइंट, एक ही स्थान पर होता है, एक ही स्थान पर। ओके, क्लियर है? ठीक है बच्चों, कर लेंगे आप लोग। अब सप्तऋषि की सहायता से कैसे, मैंने बताया ना कि जहाँ सप्तऋषि आपको दिख रहे हैं वहां से आप उसकी आकृति को ड्रॉ करते हुए अपनी आंखों की सीध में रखिएगा, आपको ध्रुव तारा दिखाई दे देगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने इतना? चलिए मैं रब करती हूँ। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया।
आप अब क्या बोल रहा है वो कि जो हमारा डायग्राम में जो भी हमने देखा में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। क्लियर? ये मैंने अभी आपको समझा दिया। चलिए कुछ पहले हम रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस वे चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। तो ये मैं ना आपको पढ़ के तो बता दिया, लेकिन मैं आपको ना ये अब अपने सौरमंडल के बारे में बताऊंगी तो इन छल्लों को दिखाऊंगी, तब हम इस पॉइंट को वहाँ कवर कर लेंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह, जिन्हें अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो क्या बोला इसने कि कुछ खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना स्वयं का ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता। अंडरलाइन दिस पॉइंट। क्या होता है? नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ठीक, ये कैसे बना? तो अंग्रेजी के शब्द प्लेनेट से, इसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाइट से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला, है ना। चारों ओर घूमने वाला से क्या मतलब हमारा? मान लो ये मंदिर है और आप इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? परिभ्रमक हुए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात आपको? जब किसी वस्तु के चारों ओर कोई चीज घूम रही है तो उसका मतलब क्या कर रही है? वो उसकी परिक्रमा कर रही है, परिभ्रमक होती है। ठीक, अब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, क्या है? ये भी पृथ्वी के बारे में बोल रहा है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? वो ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य क्या है? खगोलीय पिंड। कैसा खगोलीय पिंड? जिसका स्वयं का ऊष्मा प्रकाश होता है। बच्चों समझ में आ रही है बात आपको? जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, और ये क्या पृथ्वी के नजदीक का क्या है? तारा है। तारा कौन? सूर्य। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले पृथ्वी किस तारे से अपनी ऊष्मा और प्रकाश क्या बोलते हैं प्राप्त करती है? सबसे पहले जो बच्चों को पता ही नहीं है कि सूर्य एक तारा है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार वैसे सूर्य होना चाहिए लेकिन सूर्य तो तारा ही नहीं है। ऐसा हो सकता है ना? तो बस ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। तो हम इसके नोट्स बना लेते बच्चों। आइए, तो लिखिए मेरे साथ। क्या सबसे पहले आप क्या डालेंगे? डालिए ग्रह। ग्रह क्या? खगोलीय पिंड। कैसा? जिनका स्वयं ऊष्मा प्लस प्रकाश नहीं। ठीक, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। इतना क्लियर? ग्रह अंग्रेजी शब्द
अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, ग्रह को? तो कहते हैं प्लेनेट। क्या कहते हैं? प्लेनेट। और ये प्लेनेट शब्द ग्रीक के प्लेनेटाइट ने टाइट ठीक, प्लेनेटाइट से बना। प्लेनेटाइट का अर्थ परिभ्रमक। ओके, लिखते चलो मेरे साथ, भ्रमक। और परिभ्रमक मतलब और परिभ्रमक का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर? तो चारों ओर घूमने वाला। ठीक, आई समझे बात? दिख रहा है आप लोग को? क्या लिखा? ग्रह क्या है? खगोलीय पिंड जिनका स्वयं ऊष्मा प्रकाश नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक लिख लीजिए, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित। ठीक, अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द, प्लेनेट शब्द किससे? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से। अर्थ क्या? परिभ्रमक। इसका मतलब है चारों ओर घूमने वाला। नोट कर लिया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या? अब यहाँ पे क्या बोला गया था हमसे कि पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी भी क्या है? वो भी क्या है? ग्रे। तो अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप लोग? 1 सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर पृथ्वी। ठीक, क्या लिखेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या? पृथ्वी क्या है? तो इसका क्या है? वही कि स्वयं ऊष्मा प्लस प्रकाश नहीं, तो किसके? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश। प्रकाशित। ओके बच्चों, ठीक। अब सूर्य के प्रकाश प्रकाशित। अब यहाँ पे सूर्य पे एक गोला लगा के लिखो, सूर्य सबसे नजदीक तारा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो क्या बताओगे? सूर्य है भाई, सूर्य। ठीक, तो ये भी हो गया। और ये तो ठीक है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखेंगे तो हमें चंद्रमा के समान चमकती दिखाई देगी। तो क्लियर? पृथ्वी से सबसे, सूर्य सबसे नजदीक तारा किसका? पृथ्वी का। क्लियर होगी बात? देखो यहाँ एरो लगा दे मैंने और इसको एरो को ऐसा कर लो। पृथ्वी सबसे नजदीक तारा है सूर्य। क्लियर हो गया आपको? ठीक है बच्चों, तो ठीक है, रब कर दूं। अब आपको यहाँ पे क्या क्या बातें पता चल गई है? तो 1 मिनट है ना, आप लोग की हो गया। अब हम आगे की क्लास जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, फटाफट रिवाइज करवाती हूँ। 1 सेकेंड दीजिए मुझे। ये पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी नहीं। अच्छा हाँ, हमने ही समझाया था ना, मुझे तो पता ही होना चाहिए। फिर गड़बड़ करी क्या? 1 सेकेंड, चल भाई निकल जाओ। हाँ, तो 1 मिनट, ये हमारे टॉपिक से नहीं चलता है। यहाँ कैसे आगे भाई आप?
हो सकता है फर्स्ट पेपर सिलेक्ट हो गया है। 1 सेकेंड, चलिए मुझे तो पता नहीं है, जो बता देती हूँ। ठीक। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था बच्चों, मैंने आपको जैसे कि बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा क्या, ठीक, अमावस्या के बारे में हमने जाना। पूर्णिमा क्या था, तो पूर्णिमा जब वह दिन जिस दिन चंद्रमा का एक भाग हमें पूरी तरह दिखाई देता है पूर्णिमा होता है। वहाँ पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आती है जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और अमावस्या को ही नए चंद्रमा की रात्रि कहा जाता है क्योंकि 12 बजे के बाद में नया चंद्रमा बनना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में हमने जाना था कि खगोलीय स्ट्रीट लाइट के बारे में देखा कि भाई जो वस्तुएं रात में चमकती है वो दिन में चमकती प्रतीत क्यों नहीं होती है, उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में हमने जाना कि खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंडों के बारे में हमने पढ़ा कि रात में चमकने वाली सारी वस्तुएं क्या होती है, खगोलीय पिंड होती हैं। उसके बाद में हमने देखा तारे क्या होते हैं, तारों के बारे में पढ़ा हमने कि ये क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, प्लस इनकी के गैसों से मिलकर बना होता है, इनकी स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है और ये उन्हें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। फिर हमने जाना था कि सूर्य भी एक तारा होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि आकाश में अनगिनत तारे होते हैं। अनगिनत तारे होते हैं, ऐसे तारे भी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते, कारण हमने देखा कि वो हमसे अत्यधिक दूरी पे है, जिस कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर हमने नक्षत्र मंडल के बारे में देखा। नक्षत्र मंडल क्या होता है, ये तारों के विभिन्न समूह जो कि विभिन्न आकृतियां बनाते हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर जिसे हम बिग बेयर भी कहते हैं वो भी क्या है, एक तारा है। ये हमने देखा और हमने देखा कि अर्सा मेजर या बिग बेयर, ओके हाँ। और फिर हमने देखा कि जो सप्त ऋषि है वो क्या है, वो भी इस अर्सा मेजर नक्षत्र का एक भाग है, ठीक। फिर हमने ध्रुव तारे के बारे में देखा कि ध्रुव तारा क्या है। ध्रुव तारे के बारे में हमने जाना कि ये उत्तर दिशा में होता है, एक स्थायी तारा है और इसकी हम किसकी सहायता, सप्तऋषियों की सहायता से हम इसके बारे में जान सकते हैं और दिशा का निर्धारण में हमारी मदद करता है। फिर हमने देखा ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते, खगोलीय पिंड है लेकिन इनका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये अन्य तारों के जो अन्य तारे हैं जिनका स्वयं का ऊष्मा प्रकाश होता है उनके द्वारा ये प्रकाशित होते हैं, ठीक। अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, जिसका ग्रीक भाषा में से प्लेनेटाइट कहा गया। और प्लेनेटाइट का अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। जहां हमने देखा कि पृथ्वी भी एक ग्रह है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ना होते हुए सूर्य जो तारा है उससे प्रकाशित हो रही है, ठीक। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है वो भी सूर्य है, ठीक। क्लियर। आज की क्लास में हमने ये सब जाना है बच्चों। आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर है। आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। आज का हमारा पार्ट 1 है और मैं कोशिश करूँगी कल की क्लास में ये चैप्टर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी ताकि हम जल्द से जल्द हमारे टारगेट को कंप्लीट कर सके, क्योंकि हमें और एनसीईआरटीज़ भी कंप्लीट करनी है। ये एनसीईआरटी बच्चों आपके स्टैंडर्ड बुक्स में आपकी हेल्प करेंगी, फाउंडेशन को तो मजबूत बना ही रही है, आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करेंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी होगी। नोट्स आपको मैंने बताया कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, आपको सभी तरह की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं बच्चों। और इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत कम प्राइस में उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसकी टेस्ट सीरीज हमारी ऐप पर लॉन्च होने वाली है, जिसका प्राइस मात्र 29 रुपीज़ है, जो कि अभी डाउन किया गया है, जो कि 100 रुपीज़ था, ठीक।
कुल 100 अभ्यर्थियों के लिए ये प्राइज़ है। जो सबसे पहले सब्सक्राइब ऐप डाउनलोड करके इसे परचेज़ करेंगे, उन्हें 29 रुपीज़ में ये मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप रेलवे वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके जो भी मित्र हैं उन्हें आप ये जानकारी अवश्य दीजिएगा, ताकि वो हमारे ऐप से जुड़ सके और अपनी 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 प्रिपरेशन में अपने कदम को मजबूत कर सकें। ओके बच्चों, तो और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब भी आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, जॉइन दिस सेशन। तो कल मिलते हैं हम इसी समय पर अपने नेक्स्ट अध्याय के साथ, और हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आगे हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सारे ग्रहों के बारे में देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी इतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी, तो जुड़िएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।